गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 13 सितंबर वर्ष 2021। तो आज की तारीख है 13 और स्टैंडर्ड कौन सा है? ये 8th स्टैंडर्ड है, 8th H1 एंड H2। मैथ्स कर रहे हैं। मैथ्स में 8वां चैप्टर है चतुर्भुजों की रचना तथा प्रकार। चतुर्भुजों की रचना तथा प्रकार। अब इस चैप्टर में 8.2 हम लोग कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो इस तरह से कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। थोड़ा वीडियो में रोटेट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो मैंने बंद किया है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको दो चतुर्भुज के प्रकार और बता दूं। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? आयत कर चुके हैं, वर्ग कर चुके हैं, सम चतुर्भुज कर चुके हैं, समांतर चतुर्भुज भी हो चुका है। अब मैं समलंब चतुर्भुज और पतंग बता रहा हूं। मैं समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती, उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, WZ और XY ये सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, लेकिन ये WX और ZY ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। ये मतलब यहाँ पर सम्मुख भुजाओं की सिर्फ एक जोड़ी समांतर है, सम्मुख भुजा की दूसरी जोड़ी समांतर नहीं है। ऐसा जो भी चतुर्भुज होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। अब इसमें एक बात याद रखना, ऊपर और नीचे की लाइन समांतर है, तो इसलिए ऊपर और नीचे का के जो अंतः कोण है उनका योगफल 180 अंश होगा। ऐसे ये लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही, राइट साइड में भी ऐसे ही। कोण Z प्लस कोण Y 180 अंश होगा, क्योंकि ये अंतः कोण बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर और नीचे का। यहाँ लेफ्ट और राइट में जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है, इसलिए लेफ्ट और राइट के अंतः कोण 180 नहीं आएंगे, ये याद रखना। तो ये था समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ये बता दिया मैंने, और ये उसके गुणधर्म बता दिया कि समांतर भुजाओं द्वारा बनने वाले अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो आपको करना क्या है, अपने नोटबुक में ये हेडिंग डालना, समलंब चतुर्भुज, ये परिभाषा लिख देना, ये आकृति बना देना, और ये दो गुणधर्म लिख देना उसके। फिर आप बढ़ते हैं पतंग की तरफ। पतंग भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। ये दिखने में कैसे दिखता है? जैसे ये आकृति देखो, ABCD है तो चतुर्भुज ही। ये देखो, ये आकृति देखो, चतुर्भुज ABCD। ये चतुर्भुज की इस तरह की जो आकृति होती है वो पतंग कहलाती है। पतंग पतंग की विशेषता क्या है? देखो, इसमें जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है, ऐसे चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। पतंग की परिभाषा क्या दी गई है? एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है। दोनों विकर्ण एक लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही विकर्ण। जैसे यहाँ पर देखो, ये बड़ा वाला, हाँ, जैसे देखो, यहाँ एक विकर्ण बड़ा है BD और दूसरा विकर्ण छोटा है AC।
तो ये जो बड़ा विकर्ण BD है ये छोटे विकर्ण AC को लंब भी है और समद्विभाजित भी कर रहा है। EA और EC ये दोनों बराबर भी है और ये लंब भी है। तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पर लंब है और समद्विभाजित भी कर रहा है, जबकि छोटा विकर्ण बड़े पर लंब तो है लेकिन वो समद्विभाजित नहीं हो रहा है। देखो ये वाला जो विकर्ण BD है वो समद्विभाजित नहीं हो रहा है। BE छोटा है, ED बड़ा है। सिर्फ एक विकर्ण ही दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहा है। फिर बता रहा हूं, देखो बेटा यहां पर देखो ये AE और EC बराबर है। हाँ, इसका मतलब ये जो विकर्ण BD है ये AC को समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण BD AC को समद्विभाजित कर रहा है। फिर देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का निशान है, मतलब विकर्ण BD AC को समद्विभाजित भी कर रहा है और लंब भी है। तो विकर्ण BD ये जो विकर्ण BD है ये विकर्ण AC को लंब समद्विभाजित कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो विकर्ण AC है ये क्या विकर्ण BD को लंब समद्विभाजित कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा है। देखो ना, क्योंकि ये ऊपर का साइड छोटा है, नीचे का साइड बड़ा है। लंब तो है, लंब तो कर रहा है, लंब है लेकिन समद्विभाजित नहीं कर रहा है, छोटा और बड़ा मिल रहा है। तो सिर्फ एक ही विकर्ण दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है, दूसरा विकर्ण पहले वाले को लंब समद्विभाजित नहीं कर रहा है। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है उसको हम लोग पतंग कहते हैं। कुछ समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ, अब पतंग के गुणधर्म क्या होते हैं, क्या क्वालिटी होती है? इसमें देखो ये जो BA और BC है ये संलग्न भुजाएं हैं, ये बराबर होंगी। ऐसे ही दूसरी जो संलग्न भुजाओं की जोड़ी है वो भी बराबर होगी। दूसरी जोड़ी कौन सी है? DA और DC। सिर्फ दो जोड़ी संलग्न भुजाओं की सिर्फ दो जोड़ी ही सर्वांगसम होगी, बाकी दो जोड़ी सर्वांगसम नहीं होगी। जैसे AB और AD की बात करें, ये भी संलग्न भुजाएं हैं लेकिन एक भुजा छोटी है एक भुजा बड़ी है, तो ये संलग्न भुजा बराबर नहीं है। देख रहे हो? ऐसे दूसरा देखो CB और CD ये भी संलग्न भुजाएं हैं पर ये भी बराबर नहीं है। तो संलग्न भुजाओं की 4 जोड़ियां होती हैं लेकिन 4 में से केवल 2 जोड़ी ही बराबर होती है। तो ये पहला गुणधर्म है पतंग का, संलग्न भुजाओं की 2 जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि AB सर्वांगसम CB, ये डायग्राम के अनुसार AB सर्वांगसम CB, और ऐसे ही AD सर्वांगसम DC, AD सर्वांगसम CD। तो आपको पतंग के बारे में समझा रहा था बेटा, पतंग के बारे में समझा रहा था। पतंग की परिभाषा क्या है? जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है, ऐसे चतुर्भुज को लंब समद्विभाजक का मतलब लंब भी हो और समद्विभाजित भी करता हो। जैसे ये जो विकर्ण BD है ये AC पर लंब भी है और उसको समान 2 भागों में विभाजित भी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करता है। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है, ओके ठीक। सर क्लियर दिख रहा है। ओके बेटा ठीक है। तो जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है ऐसे चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। तो ये पतंग की पर हेडिंग डालना ऊपर, ये परिभाषा लिखना, ये आकृति बना लेना। अब इसमें क्या क्या बराबर है? ये भुजा AB और CB बराबर है, AB और CB बराबर है। ऐसे ही AD और CD ये भी सर्वांगसम है। तो 2 जोड़ी संलग्न भुजा बराबर हो गई। और क्या है? सम्मुख कोण, केवल एक जोड़ी सम्मुख कोण सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पर ये कोण A, आकृति में देखें तो एक कोण A और कोण C,
केवल ये कोण सर्वांगसम है बस। सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम, तो इसलिए यहाँ दो गुणधर्म दिया है, संलग्न भुजाओं की दो जोड़ी सर्वांगसम होगी और सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होगी। समझ में आ गया पतंग? तो ये दो गुणधर्म इसमें दिए हैं। ऊपर एक परिभाषा दी गई है, फिर आकृति द्वारा यहाँ उसके गुणधर्म दर्शाए गए हैं कि दो जोड़ी संलग्न भुजा बराबर है और एक जोड़ी सम्मुख कोण बराबर है, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, इसमें संलग्न कोणों के माप 5x - 7 और 4x + 25 डिग्री है, तो उन कोणों के माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर होती है, तो इसलिए क्या होगा, जो संलग्न कोण होते हैं वो अंतः कोण होते हैं, इसलिए संलग्न कोणों के मापों का योगफल 180 होता है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, इसलिए इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ये समझे कि नहीं आप? हाँ, तो उसके बाद देखो 5x + 4x 9x हो गया, -7 + 25 + 18 हो गया। तो अब हमको x ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ इधर 18 को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9x कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। फिर 9 को हटाएंगे तो 9 वहाँ भाग हो जाएगा, तो 160 में 9 से भाग देंगे, x 18 आ गया। समझा कि नहीं x कैसे निकला? हाँ, नहीं समझा? अच्छा ठीक है। देखो ये 5x - 7 और ये 4x + 25, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा। ये समझे कि नहीं? हाँ, फिर देखो 5x + 4x मिलके 9x हो गया, -7 + 25 करेंगे तो एक माइनस है एक प्लस है, तो घट जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, तो +18 आ गया। 180 वैसे ही, ये समझे? अब देखो ये 9x + 18 है, लेकिन हमको x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x। तो x ज्ञात करने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको बेटा आप एक तराजू की तरह समझो। तराजू का एक पलड़ा है, ये तराजू का दूसरा पलड़ा है। तराजू में दोनों साइड हम लोग बराबर है ना, बराबर रखते हैं ना दोनों पलड़े को। हाँ सर। अच्छा, तराजू में से अगर एक साइड में से मैं 18 निकाल दूं, तो बराबर करने के लिए दूसरे साइड में से भी 18 निकालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है। देखो ये साइड में से 18 निकाल दिया है, सिर्फ 9x बचा। ये 9x + 18 है, 18 निकाल देंगे यहाँ से तो 9x ही बचेगा कि नहीं? हाँ सर। तो आप दूसरे साइड में से भी 18 निकालना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। हाँ सर। हाँ, उसके बाद देखो 9x का x हो गया। कैसे? 9 से भाग दे दिया है ना इधर, 9x में 9 से भाग दे दिया तो x आ गया। तो अब बराबर करना है तो दूसरे तरफ भी 9 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं? तो 160 पड़ेगा। तो 160 में भी 9 से भाग दे दिया तो 18 आ गया। इस तरह से x का मान 18 मिला। ये समझे बेटा कि वापस समझाऊं और अच्छे से? समझे। हाँ, तो x मिल गया। अब इस x की सहायता से हम दोनों माप ज्ञात कर सकते हैं। पहला माप क्या दिया है? 5x - 7। तो 5x - 7 है, लेकिन x कितना है? x 18 है, तो x के जगह पे 18 लिखेंगे। 5 × x यानी 5 × 18 -7, तो 18 × 5 = 90, -7 करेंगे तो 83 डिग्री आ गया। पहले कोण का माप 83 डिग्री। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। हाँ, ऐसे ही दूसरा कोण का माप क्या है? 4x + 25। 4x + 25, तो x अपना 18 है, तो 4x यानी 4 × 18, 4 × 18 + 25, तो 18 × 4 = 72 और +25 97 डिग्री। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। तो इस तरह से दोनों कोण के माप मिल जाते हैं।
अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण करने के बाद फिर प्रश्न संग्रह करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर क्या दिया है देखो, संलग्न आकृति चतुर्भुज PQRS है। ये चतुर्भुज PQRS है, इसके विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु T है। ये विकर्ण PR और ये विकर्ण QS है, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु T है। अब आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसके सारे गुणधर्म याद कर लो। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है, सम्मुख कोण का माप भी बराबर होता है, संलग्न कोण संपूरक होते हैं यानी उनका योगफल 180 होता है। ये सब गुणधर्म समझ में आना चाहिए आपको, तो ही कर पाओगे। फिर देखो यहाँ क्या दिया, PS 5.4 है तो QR कितना, PS कहाँ देखो, हाँ बताओ। सर PS 5.4 है तो इसमें सम्मुख वाली भुजा QR के उसको मतलब वो दोनों समान होते हैं ना सर। हाँ तो वो 5.4 है तो उसके सामने वाली भुजा भी 5.4 होगी। शाबाश। ये QR और PS दोनों बराबर हैं, तो QR की लंबाई PS की लंबाई के बराबर होगी, परंतु PS 5.4 है इसलिए QR भी 5.4 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है। समांतर चतुर्भुज PQRS में, समांतर चतुर्भुज PQRS में QR की लंबाई यानी लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PS, और दोनों कितने हो जाएंगे 5.4। कारण क्या लिखना, सम्मुख भुजा सर्वांग सम। इस तरह से आपको भी लिखना है, उदाहरण देख के ही हमको समझ में आता है कि स्टेप्स कैसे होने चाहिए। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या पूछा है, यदि लेंथ TS 3.5 है, TS कहाँ, ये देखो। एक मिनट पहले सवाल तो बोलने दो। TS जो है 3.5 है तो QS कितना रहेगा। हाँ कौन कौन, एक मिनट शीतल, आपने पहला बताया था, अभी दूसरा मौका किसी और को। कौन बताएगा, क्या नाम बोलो आपका। हाँ श्रुति बेटा बता। शाबाश शाबाश। ये जो QS रहेगा वो TS का डबल रहेगा, तो TS 3.5 है तो QS उसका डबल 7 सेमी। बहुत अच्छे बेटा श्रुति, बहुत अच्छे। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, स्टेप्स कैसे लिखेंगे। लेंथ QS जो है वो 2 इंटू लेंथ TS होएगा, TS का डबल होएगा। क्यों डबल होगा, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब 2 इंटू TS 3.5 है इसलिए 2 इंटू 3.5 हो गया, तो ये आ गया 7 सेमी। ऐसे तीसरा देखो क्या दिया है, एक कोण का माप दिया है, कोण QRS, कोण QRS यानी ये बड़ा वाला कोण R, ये 118 डिग्री है। तो कोण QPS, ये बड़ा वाला कोण P ज्ञात करो। सर मैं बताऊं, शीतल के अलावा, शीतल और श्रुति के अलावा कोई बता सकता है। शीतल और श्रुति के अलावा, ठीक है शीतल आप ही बताइए। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। हाँ बेटा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे शीतल। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो कोण QPS पूछा गया है ये कोण QRS का सम्मुख कोण है, तो कोण QPS कोण QRS दोनों 118 ही होंगे। वही यहाँ पर लिखा है देखो, मेजर एंगल QPS बराबर मेजर एंगल QRS बराबर 118 डिग्री, कारण सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेजर एंगल SRP 72 डिग्री, कहाँ है SRP, SRP मतलब है छोटा वाला कोण R,
72 डिग्री है, तो आर पी क्यू कितना रहेगा? आर पी क्यू ये वाला। हाँ श्रुति बताओ, हाँ श्रुति बताओ, श्रुति 72 डिग्री, क्यों? क्योंकि सर एकांतर कोण सर्वांग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये दोनों कोण ध्यान से देखो, एकांतर कोण बन रहा है, कोण एस आर पी और कोण आर पी क्यू, एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण के माप बराबर होते हैं, तो इसलिए ये कोण 72 डिग्री है, तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। तो इसलिए देखो कैसे लिखा है, मेजर एंगल आर पी क्यू, मेजर एंगल आर पी क्यू बराबर मेजर एंगल एस आर पी बराबर 72 डिग्री, दोनों 72 डिग्री, कारण एकांतर कोण सर्वांग सम। इसके बाद अंतिम उदाहरण है, कर लेते हैं, अभी 6 मिनट बचा है, अंतिम उदाहरण भी कर लेते हैं। अंतिम उदाहरण क्या दिया है? चतुर्भुज सी डब्ल्यू पी आर के क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात 7:9:3:5 है। तो उस चतुर्भुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए तथा चतुर्भुज का प्रकार पहचानिए। तो देखो यहाँ पहला कोण क्या है? कोण सी, दूसरा कोण है डब्ल्यू, तीसरा कोण है पी, चौथा कोण है कोण आर। ये सबका अनुपात दिया है, बीच में देखो 2 डॉट किया है, 2 डॉट। सबका अनुपात कितना है? 7:9:3:5। बेटा माइक बंद कर लीजिए, अगर मुझसे कुछ बात नहीं करनी है आपको तो माइक बंद करो, चुपचाप सुनो एकदम शांति से, एकाग्र होके। इस तरह के सवाल आपको 9th और 10th में भी मिलेंगे। 7:9:3:5 है। तो देखो क्या करेंगे, जो 7 है उसको हम लोग 7x मान लेंगे, जो 9 है उसको 9x, जो 3 है उसको 3x, जो 5 है उसको 5x। समझे कि नहीं? हाँ सर। जैसे कोण C का अनुपात 7 है, तो कोण C का माप हम लोग 7x मान लेंगे। कोण W का अनुपात 9 है, तो कोण W का माप 9x मान लेंगे। ऐसे ही कोण P का अनुपात 3 है, तो कोण P का माप 3x मान लेंगे। कोण R का अनुपात 5 है, कोण R का अनुपात 5 है, तो कोण R के माप को 5x मान लेंगे। तो अगला स्टेप वही लिखा है, कोण C, कोण D, W, कोण P तथा कोण R के माप क्रमशः 7x, 9x, 3x तथा 5x हैं। अब आगे देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए ये सब को अगर प्लस कर दें, 7x प्लस 9x प्लस 3x प्लस 5x, तो 360 डिग्री ही होगा। हाँ सर। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है, तो इसलिए सबको प्लस किया, 360 डिग्री आना चाहिए। तो देखो कितने x हो गए? 7 और 9 16, 16 3 19, 19 और 5 24x हो गए टोटल। 24x 360 आना चाहिए। अब देखो ये 24x को अगर x में कन्वर्ट करना है तो 24 से भाग देना पड़ेगा ना। हाँ सर। 24x में 24 से भाग दे दिया तो x हो गया, तो 360 में भी 24 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करना है हमको। तो 360 में 24 से भाग देंगे, x 15 डिग्री आ गया। तो अब देखो, अब हम सब कोण का माप निकाल सकते हैं। मेजर एंगल C कितना था? 7x। मेजर एंगल C कितना था? 7x था, लेकिन x 15 है, तो 7x यानी 7 × 15 105। ऐसे ही कोण W 9x था और x 15 है, तो 9x यानी 9 × 15 135 डिग्री। कोण P, मेजर एंगल P कितना है? 3x है, x 15 है, तो 3x मतलब 3 × 15 45 डिग्री। कोण R कितना है? 5x है, यानी 5 × 15, तो 15 × 5 = 75, कोण R 75 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है, तो सारे कोणों के माप मिल गए, तो एक काम तो हो गया, उस चतुर्भुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए, तो वो ज्ञात हो गया। अब हम चतुर्भुज के प्रकार पहचानेंगे, चतुर्भुज के प्रकार। तो देखो यहाँ पर कोण C और कोण R को अगर प्लस करें, कोण C 105 है और कोण R 75 है, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 180 आ रहा है। तो देखो कोण C और कोण R को प्लस करने पे 180 आ रहा है, यानी पर ये अंतः कोण है, अंतः कोण का योगफल 180 अगर आता है तो इसका मतलब CW और RP ये समांतर हो गए कि नहीं? हाँ, अब ऐसे ही हम लोग ये कोण R और P को प्लस कर, या फिर कोण C और W को प्लस करके देखो। तो कोण C और W को प्लस करेंगे तो 240 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है। तो C और W 180 नहीं आ रहा है, इसका मतलब CR और WP क्या समांतर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा की एक ही जोड़ी समांतर है, दूसरी सम्मुख भुजा की जोड़ी समांतर नहीं है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज हो गया? देखो, शाबाश शाबाश शाबाश। श्रुति और शायद पवन थे ना, पवन, बहुत अच्छे बेटा। शीतल ने पूछा क्या सर, तो फिर से बता रहा हूँ। शीतल देखो, हमने कोण C और कोण R के माप को जोड़ा तो 180 आया था, इसका मतलब CW और RP ये समांतर है। फिर हमने C और कोण W के माप को प्लस किया तो 180 नहीं आया, इसका मतलब CR और WP समांतर नहीं है। तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा की एक जोड़ी समांतर है, दूसरी जोड़ी समांतर नहीं है। तो इस तरह के हाँ, तो इसलिए ये समलम चतुर्भुज होगा। तो यहाँ ऐसा लिखना, भुजा CR तथा भुजा WP समांतर नहीं है, जबकि भुजा CW और RP समांतर है। तो इसका मतलब चतुर्भुज CWPR की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी ही समांतर है, इसलिए चतुर्भुज CWPR एक समलम चतुर्भुज है। तो यहाँ पर बेटा सारे उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। इसी उदाहरण की सहायता से आपको प्रश्न संग्रह 8.3 हल करना है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल छुट्टी रहेगी, गौरी विसर्जन के उपलक्ष्य में कल छुट्टी रहेगी, कल ऑनलाइन लेक्चर नहीं होगा। तो कल आप लोग यही प्रश्न संग्रह 8.3 सॉल्व करना, ठीक है? और उसके बाद मैं भी समझाऊंगा। कितने लोग थे बेटा? लेफ्ट मत हो, पहले बताओ कितने लोग थे लेक्चर में? बस, ठीक है, अब एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग। बाय बेटा, बाय।